कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने कोलाइडी विलयन निर्माण की विधियां पढ़ी थी। दो प्रकार की विधियां मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो परिक्षेपण विधियां और एक संघनन विधियां। आज हम पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। ठीक है भाई दोस्तों, आज का टॉपिक है कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। तो आज पढ़ेंगे हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व कमेंट करना। दिक्कत आती है क्या लाइक करने में? कर दिया करो, बटन ही दबाना है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, जब भी वीडियो में मजा आएगा। तो आज पढ़ रहे हैं हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। देखो दोस्तों, जब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जैसे मैंने मान लो पिछली क्लास में गया मैंने सोने का कोलाइडी विलयन बनाया था। तो मैंने क्या लिया था, सोने का लवण लिया था, उसको मिलाया था फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में। ध्यान आ रहा हो तो ये अपचयन विधि थी सोने का कोलाइडी विलयन बनाने की। तो जब मैंने AuCl3 को फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में मिलाया तो सोने का कोलाइडी विलयन मिला। संग में फार्मिक अम्ल बना, HCOOH अम्ल HCl बना। तो सोने का कोलाइडी विलयन बना जल में, पर उसमें ये अशुद्धियां तो थी। ये अशुद्धियां हैं, ये दोनों अम्ल हैं, HCOOH फार्मिक अम्ल है और HCl ये भी एक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो कोलाइडी विलयन की निर्माण की विधियों से कोलाइडी विलयन में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। अशुद्धियाँ किसकी होती हैं? सामान्यतया या तो अम्ल की होती हैं, या क्षार की होती हैं, या लवण की होती हैं। तो मतलब जब कोई कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो उसके निर्माण की विधि से जैसे वो बनाया जाता है उस कोलाइडी विलयन में अशुद्धि आ जाती हैं अम्ल, क्षार या लवण की। अम्ल, क्षार या लवण को वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां आ जाती हैं। ये अशुद्धियां क्या कर सकती हैं? ये कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकती हैं। स्कंदन समझ गए? मतलब कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का, अर्थात कोलाइडी आकार के कणों का पैंदे में बैठ जाना। ठीक है, तो ये अशुद्धियां क्या नुकसान कर सकती हैं? कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकती हैं। मतलब कोलाइडी जो कण है, अर्थात जो परीक्षित प्रावस्था के कण हैं, वो पैंदे में बैठ सकते हैं, और वो पैंदे में बैठ गए तो कोलाइडी विलयन नष्ट हो जाएगा। तो इन अशुद्धियों को कोलाइडी विलयन से दूर करना आवश्यक है, और कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। मेरी बात दोबारा सुन लो। कोलाइडी विलयन में निर्माण की विधियों से वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियाँ आती हैं। वैद्युत अपघट्ट का मतलब अम्ल, क्षार या लवण की अशुद्धियाँ जाती हैं। ये अशुद्धियाँ कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकती हैं। स्कंदन का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था का पैंदे में बैठ जाना। अतः कोलाइडी विलयन में उपस्थित इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना ही कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। क्लियर? तो ये बातें हम अब लिख सकते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, आपको एक बार और समझ लेना। लिखते समय लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में दोस्तों निर्माण की विधियों से वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां आ जाती हैं। वैद्युत अपघट्ट समझ गए? अम्ल, क्षार या लवण की अशुद्धियां आ जाती हैं। क्लियर? आगे लिखेंगे, ये अशुद्धियां कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकती हैं। कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकती हैं।
स्कंदन कर सकती हैं। आगे लिख सकते हो कोलाइडी विलयन से इन अशुद्धियों को दूर करना इन अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। समझ गए यहां तक बात? कोई कठिनाई थोड़ी आई, आराम से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कोलाइडी विलयन की शुद्धिकरण की विधियां। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण समझ गए, मतलब कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना। अब पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां। आपको 3 विधि पढ़ाई जाएंगी, एक अपोहन, एक वैद्युत अपोहन और एक अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों इसको नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं हम। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां। और पहली विधि पढ़ेंगे हम अपोहन। पेपर में आ सकती है, स्टार लगा रहा हूं। चलो इसको समझते हैं पहले। तो पहली विधि पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों अपोहन। अब सुनो इसको। देखो दोस्तों, जो मान लो ये एक चमड़े का थैला है या जानता पत्र है, जानता पत्र या चमड़े का थैला, जानता पत्र मान लो या चमड़े का थैला मान लो। ठीक है, ये चमड़े का थैला है। जानता पत्र यही होता है जो चमड़े से बनता है ना, वो एक तरह से जीव जंतुओं की खाल। जानता पत्र या चमड़े का थैला, इनमें बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों से कोलाइडी जो कण हैं वो गुजर नहीं पाते हैं। और कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते ही हैं जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं। कोलाइडी कण वे गुजर नहीं पाते हैं इन छिद्रों से, परंतु जो अशुद्धियों के कण होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि अशुद्धियां होती हैं वैद्युत अपघट्ट की, और अशुद्धियों के कण इनसे आसानी से गुजर जाते हैं। तो यही बात तो यहां तक मेरी बात क्लियर है कि जो जानता पत्र या चमड़े का थैला होता है, इससे अशुद्धियों के कण तो गुजर जाते हैं। ये तो अशुद्धियों का कण छोटा होता है, पर कोलाइडी कण इनसे नहीं गुजरते हैं। तो पहले मैं ये बात लिख देता हूं, तब आगे समझाता हूं। ठीक है, तो अपोहन समझनी है हमको, तो इसको यहां तक तो लिख ही लेते हैं, ढंग से समझ लो। हम लिखते हैं जानतव पत्र या चमड़े के थैले से, जानता पत्र या चमड़े के थैले में उपस्थित छिद्रों से कोलाइडी कण नहीं गुजरते हैं। क्लियर? जानता पत्र या चमड़े के थैले में उपस्थित छिद्रों से कोलाइडी कण नहीं गुजरते हैं, जबकि वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियों के कण गुजर जाते हैं।
क्लियर? आपको पता ही है वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं अम्ल, क्षार, लवण आदि जल में वास्तविक विलयन बनाते हैं। तो इनके कणों का आकार, इनके कणों का व्यास तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। तो ये तो छोटे आकार के कण हैं वैद्युत अपघट्ट के कण, ये तो निकल जाएंगे जानता पत्र से या चमड़े के थैले से। पर जो कोलाइडी कण है इनका आकार होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर व्यास का। ये बड़े आकार के कण होते हैं, ये नहीं गुजरेंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है अपोहन में, ठीक है, जल से भरे हुए एक पात्र लेते हैं। इधर देख लो ढंग से सामने, ये एक जल से भरा हुआ पात्र है। ये जल भर रहा है, क्लियर? इसमें मैंने एक चमड़े का थैला लटका दिया, ये चमड़े का थैला लटका दिया है। इसमें चमड़े का थैला लटका हुआ है जिसके अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अशुद्ध मतलब इसके अंदर क्या भी उपस्थित है, अशुद्धियां भी। जल ऊपर से गिर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस तरह का सिस्टम बना दिया। ये दोबारा देख लो, ये किसका थैला है, चमड़े का। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन। अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब दोस्तों आप क्लियर देखो, तो इस चमड़े के थैले के अंदर जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है तो इसमें से निकल करके बाहर कौन निकल जाएंगी, अशुद्धियां। वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां इसमें से निकल जाएंगी। कोलाइडी कण तो गुजर नहीं सकते। वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां निकल करके धीरे धीरे जल से भरे हुए पात्र में आ जाएंगी और कोलाइडी विलयन का क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण। बहुत ही सिंपल विधि। ठीक है, तो हम इस बात को अब लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अशुद्ध कोलाइडी विलयन से भरे हुए चमड़े के थैले को जल से भरे पात्र में लटकाते हैं। लटकाते हैं तो क्या होता है, हम लिख सकते हैं धीरे धीरे अशुद्धियां चमड़े के थैले से गुजरकर, धीरे धीरे वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां चमड़े से थैले से गुजरकर जल से भरे हुए पात्र में आ जाती हैं। धीरे धीरे वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां, वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां चमड़े के थैले से गुजरकर, चमड़े के थैले से गुजरकर जल से भरे पात्र में आ जाती हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे अशुद्धियां निकल जाएंगी सारी। और यह विधि क्या कहलाती है, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की यह विधि कहलाती है अपोहन। और इसका डायग्राम भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में ये आती है तो आपको डायग्राम सहित बनानी है। ठीक है, तो बहुत ही सरल विधि, कोई कठिन तो है नहीं, समझ में इजीली आ गई होगी। एक बार और समझाऊं क्या, नहीं है ज़रूरत? ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट करो, फिर आगे देखते हैं। कर लिया नोट? अब मेरी बात आगे सुनो, ढंग से सुनना। ये चमड़े का थैला दिख रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है,
इसके अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अशुद्धियाँ किसकी हैं? लड़के ने कहा वैद्युत अपघट्ट की। वैद्युत अपघट्ट मतलब अम्ल या क्षार की या लवण की। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जल भी तो है भाई। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था तो कोलाइडी कण हो गए, तो परिक्षेपण माध्यम जल भी तो है। और जल में अम्ल क्षार या लवण की जो अशुद्धियाँ हैं वो आयनों में टूट जाती हैं। अरे जल में अम्ल HCl की अशुद्धि H+ और Cl- में होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियाँ हैं तो वैद्युत अपघट्ट की अम्ल क्षार की, पर वो अम्ल क्षार आयन के रूप में तो होंगे। मतलब इसमें आयनिक अशुद्धियाँ हैं, धनायन व ऋणायन की अशुद्धियाँ हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया, अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दूँ, एक प्लस इलेक्ट्रोड और एक माइनस इलेक्ट्रोड, मतलब एक बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट और एक बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट, और अगर मैं इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो फटाफट ये इसमें जो कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां हैं धनायन व ऋणायन की, वे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन कर जाएंगी और बहुत ही तेजी से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाएगा। अरे इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं प्लस और माइनस, तो इसमें उपस्थित धनायन की अशुद्धि तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर और ऋणायन की अशुद्धि धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर जाएंगी, तो कोलाइडी विलयन के अंदर अशुद्धियां गायब हो जाएंगी। एक तरीका और आया, और यही तरीका या ये विधि है वैद्युत अपोहन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी विधि, नंबर 2, वैद्युत अपोहन। समझ गए वैद्युत अपोहन में क्या करना है? थोड़ा सा चेंज है, नहीं आई मेरी बात समझ में? आ जाएगी, बहुत ईजी है। तो दूसरी विधि वैद्युत अपोहन, देखो इधर, वैद्युत अपोहन ठीक है। हम लिखते हैं यदि अपोहन में प्रयुक्त, अपोहन पहले पढ़ी है, अपोहन में प्रयुक्त जल से भरे पात्र में, अपोहन में प्रयुक्त जो जल से भरा पात्र है, जल से भरे पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, ढंग से समझ लो, अगर इस जल से भरे पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट, कोष्टक में मैं अब आयनिक लिख सकता हूं, वैद्युत अपघट्ट को हम आयनिक बोल रहे हैं, अशुद्धियां या आयनिक अशुद्धियां। समझ गई मेरी बात को? अरे वो अशुद्धियां आयन के रूप में ही तो होंगी। वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां तीव्रता से चमड़े के थैले से गुजरकर विपरीत आवेशित, मतलब धनावेशित अशुद्धियां तो किधर जाएंगी? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। तो चमड़े के थैले से गुजरकर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर जाते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर जाती हैं। और यह विधि क्या कहलाएगी? वैद्युत अपोहन। जब इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो अपोहन क्या बन जाएगी? वैद्युत अपोहन। मैंने कहा तीव्रता से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कौन सी विधि से होता है? वैद्युत अपोहन से। आप कह सकते हैं यह विधि वैद्युत अपोहन कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाएगी? वैद्युत अपोहन। तो करना क्या है? ये अपोहन हो रहा था, इसको बंद कर दो
पात्र को। ये जल से भरा हुआ पात्र है, इसमें चमड़े का थैला लटका हुआ है, चमड़े का थैला लटका हुआ है जिसमें शुद्ध कोलाइड विलयन। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाओ, एक प्लस और एक माइनस। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें उपस्थित धनायन की अशुद्धियां ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, ऋणायन की अशुद्धियां धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर जाएंगी और कोलाइड विलयन का क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण। फटाफट तेजी से, बड़ी सिंपल। इसे भी पोज करके दोस्तों फटाफट नोट करो। नोट कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट विधि और पढ़ते हैं कोलाइड विलयन के शुद्धिकरण की। तीसरी विधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और भी सरल, सबसे सरल तीसरी विधि, जिसका नाम है कोलाइड विलयन के शुद्धिकरण की तीसरी विधि। पहली अपोहन, दूसरी वैद्युत अपोहन और तीसरी पढ़ रहे हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टरन। तो कोलाइड विलयन के शुद्धिकरण की थर्ड विधि अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन। आपको दोस्तों करना क्या है, सुनो पहले। जो फिल्टर पत्र होता है, फिल्टर पत्र ऐसा होता है, जैसे रफ का कागज आता है, रफ कॉपी का कागज। इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं जिनसे कोलाइडी कण भी गुजर जाते हैं और अशुद्धियों के कण भी गुजर जाते हैं। तो जो फिल्टर पत्र है उसमें छिद्रों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, और इन छिद्रों से कोलाइडी कण और अशुद्धियों के कण दोनों गुजर जाते हैं। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, फिल्टर पत्र रफ का सा पेपर होता है, में उपस्थित छिद्रों से कोलाइडी कण व अशुद्धियों के कण आसानी से गुजर जाते हैं। अशुद्धियों के कण आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उस फिल्टर पत्र को पहले जिलेटिन में डुबोना है। जिलेटिन एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ है। जिलेटिन में डुबोने के पश्चात फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोना है। मैंने कहा क्या, फिल्टर पत्र जो है उसको जिलेटिन में डुबोने के पश्चात फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोना है, जिससे क्या होगा, फिल्टर पत्र में जो छिद्र हैं उनका आकार घट जाएगा। अब उससे कोलाइडी कण नहीं गुजर पाएंगे। इस फिल्टर पत्र की सहायता से हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, दोबारा सुन लो। फिल्टर पत्र को किस में डुबोना है, जिलेटिन में डुबोने के पश्चात जिलेटिन में डुबोने के पश्चात किस में डुबोना है, फॉर्मेल्डिहाइड में। याद कर लो खूब ढंग से, फिल्टर पत्र को जिलेटिन में डुबोने के पश्चात फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोने पर फिल्टर पत्र में उपस्थित छिद्रों का आकार, फिल्टर पत्र में उपस्थित छिद्रों का आकार कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। छिद्रों का आकार कम हो जाता है। ठीक है, अब इस फिल्टर पत्र से
कोलाइडी कण गुजर नहीं पाते हैं। अशुद्धियों के कण तो अब भी गुजरते हैं, पर कोलाइडी कण गुजर नहीं पाते हैं। क्लियर। और अब इस फिल्टर पत्र एक तरह से ये कैसा बन गया है, चमड़े के थैले के समान। इस फिल्टर पत्र की सहायता से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जा सकता है। इस फिल्टर पत्र की सहायता से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जा सकता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन कहते हैं, जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन कहते हैं। अति सूक्ष्म फिल्टरन कहते हैं। तो ये भी आपके बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 3 विधियां पढ़ी हमने। अब आगे देखते हैं, उससे पहले इसे पूरे को नोट करो, वीडियो को पॉज करो। हाँ तो दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कोलाइडी विलयन के गुण। अब इस चैप्टर के हम लास्ट में हैं, अंत में हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के गुण। चैप्टर काफ़ी लेंथी है ये शायद 22वीं वीडियो है इस चैप्टर की। 22 वीडियो तो हो चुकी हैं इसमें। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट में है, एक टॉपिक और है। कोलाइडी विलयन के गुण, ये पढ़ेंगे हम। इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसलिए ढंग से पढ़ना। कोलाइडी विलयन के गुण। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए तो मैं बता देता हूँ। जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर की वीडियो डली हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर की PDF डली हुई है। कोलाइडी विलयन के गुण दोस्तों, पहला गुण है ब्राउनी गति। देखो, रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट ब्राउन। उसने देखा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, ऐसे विलयन में घूमते रहते हैं। कभी इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। और इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, इसलिए इस गति को नाम दिया ब्राउनी गति। मतलब ब्राउनी गति क्या है समझो। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे इसने ब्राउनी गति नाम दिया। तो ब्राउनी गति है क्या? कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। अब बात आई कि इस गति का कारण क्या है, ये गति क्यों होती है। देखो, जो कोलाइडी कण हैं वो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं उनसे असंतुलित टक्कर करते हैं। ये जो कोलाइडी कण हैं और ये जो मैंने बनाई हैं ये छोटे छोटे कण, ये हैं परिक्षेपण माध्यम के कण। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था होगी और परिक्षेपण माध्यम होगा, और कोलाइडी कण हैं जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं। ये कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ असंतुलित टक्कर करते हैं। संतुलित टक्कर हो तो गति 0 हो जाती है, आपको पता होगा। जैसे मान लो 2 बस टकराई, दोनों बराबर स्पीड से टकराई,
तो जो फोर्स पैदा हुआ वो फोर्स दोनों तरफ से बराबर, मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स टक्कर होने पर बराबर है, तो दोनों की गति 0 हो जाएगी। तो इस समय तो टक्कर हो रही है संतुलित टक्कर में वेग 0, पर कोलाइडी कण जो है ये परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ असंतुलित टक्कर करते हैं। ये इधर टकराया, वेग 0 नहीं होगा, ये इधर गया, फिर टकराया, फिर वेग 0 नहीं होगा, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया। तो कोई पूछ ले ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो आप समझा सकते हो कोलाइडी कणों द्वारा परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ असंतुलित टक्कर, जो है संतुलित टक्कर है, ये ब्राउनी गति का कारण है। तो हम लिख सकते हैं जो अब तक समझा है इसको आराम से समझते हुए। मैंने कहा सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट की थी मैंने, रॉबर्ट ब्राउन से। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि, क्या देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण मतलब परिचित प्रावस्था के कण, कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। क्लियर? आगे लिख सकते हैं, इस गति को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया? ब्राउनी गति नाम दिया। क्लियर यहां तक? अच्छा, इस गति का कारण बताया मैंने। हम कारण बता सकते हैं ब्राउनी गति का कारण, ढंग से सुनो और समझो। ब्राउनी गति का कारण कोलाइडी कणों का किसके साथ? परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ। परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ असंतुलित टक्करें हैं। आवाज समझाया था मैंने, असंतुलित टक्करें हैं, तो ये कारण है इसका। अच्छा, एक बात और सुनो, कोलाइडी कण का आकार जितना छोटा होगा, कण कितना छोटा होता है उसकी गति बढ़ जाती है, चाहे वो गति कोई सी भी हो। हम कह सकते हैं कि जो ब्राउनी गति है वो कोलाइडी कण के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडी कण का आकार कम होने पर ब्राउनी गति अधिक होगी, और जो ब्राउनी गति है वो विलयन की श्यानता पर डिपेंड करती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन। एक बार बताओ, विलयन का गाढ़ापन कम होना चाहिए ना, विलयन कम गाढ़ा होगा तो गति अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्राउनी गति है, दोस्तों समझना मेरी बात को, ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार व विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। ठीक है, किस किस पर निर्भर करती है? कोलाइडी कणों के आकार, विलयन की श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ेपन पर, विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। क्लियर? कोलाइडी विलयन का पहला गुण है ये। अच्छा, अगली बात सुनो, कोलाइडी कणों का आकार कम, कोलाइडी कणों का आकार कैसा हो? कम हो। व विलयन की श्यानता कम हो, मतलब विलयन का गाढ़ापन कम हो, विलयन की श्यानता कम हो, श्यानता मतलब गाढ़ापन
कम होने पर बताओ गति कम आएगी कि ज़्यादा? ब्राउनी गति अधिक होगी। जब आकार भी कम है और बिलियन का गाढ़ापन भी कम है, ब्राउनी गति अधिक होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। एक बार और सुन लो ब्राउनी गति के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था, उसने देखा कि कोलाइडी बिलियन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इस गति को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति नाम दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ असंतुलित टक्कर। ब्राउनी गति किस पर डिपेंड करती है? ब्राउनी गति डिपेंड करती है कोलाइडी कणों के आकार और बिलियन की श्यानता पर। कोलाइडी कणों का आकार कम हो और बिलियन की श्यानता कम हो तो ब्राउनी गति अधिक होती है। आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर? कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? नोट करो फटाफट। हाँ तो दोस्तों, ये पोज करके आपने नोट कर लिया ना? नहीं किया तो फटाफट पोज करके नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा गुण पढ़ते हैं। तो पहला गुण पढ़ चुके हैं हम ब्राउनी गति, और अब हम दूसरा गुण पढ़ते हैं जिसका भी नाम रोचक है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा गुण, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ये भी कोलाइडी बिलियन का एक गुण है। टिंडल प्रभाव है क्या? इसको समझते हैं और देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। एक प्रयोग से समझाता हूं। आप 2 बिलियन ले लीजिए। 1 बिलियन वास्तविक बिलियन है, देखना ढंग से, ये तो है वास्तविक बिलियन। वास्तविक बिलियन मतलब किसी अम्ल क्षार या लवण का बिलियन। ठीक है, और एक दूसरा बिलियन ले लिया। ये दूसरा बिलियन, ये है कोलाइडी बिलियन। लिख देता हूं जिसको आपको याद रहे। ये वास्तविक बिलियन है और उधर कौन सा बिलियन भरा हुआ है? उस पात्र में कोलाइडी बिलियन। मैंने 2 बिलियन ले लिया, प्रयोग करके समझा रहा हूं आपको। तो एक तो वास्तविक बिलियन और एक कोलाइडी बिलियन। क्लियर? अच्छा, दोनों ये बिलियन अंधेरे कमरे में रखे हुए हैं, ऐसे कमरे में जिसमें लाइट नहीं है, उजाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये लिया मैंने एक टॉर्च। टॉर्च मतलब प्रकाश का स्रोत। ठीक है, और इस प्रकाश के स्रोत से मैंने इसमें से प्रकाश गुजारा। ये प्रकाश इसमें से गुजर गया। ये कांच का पात्र है, हाँ? ये इसमें से प्रकाश गुजरा। ठीक है, ये इसमें से प्रकाश गुजर रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ किया, इस बिलियन के साथ। ये टॉर्च ली, इसमें से भी प्रकाश गुजारा। अंधेरे कमरे में ये काम चल रहा है, मतलब 2 बिलियन ही लिए, एक वास्तविक और एक कोलाइडी बिलियन। वास्तविक बिलियन से भी प्रकाश गुजारा और कोलाइडी बिलियन से भी प्रकाश गुजारा। अच्छा, प्रकाश के संचरण की दिशा से, संचरण की दिशा हो गई ये, प्रकाश ऐसे जा रहा है, तो प्रकाश के संचरण की दिशा से मैं ऐसे देख रहा हूं इस बिलियन को, वास्तविक बिलियन को। तो वास्तविक बिलियन मुझे स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई देता है, बिल्कुल साफ और पारदर्शी, आर पार देख सकते हो। तो प्रकाश के संचरण की दिशा से मुझे वास्तविक बिलियन कैसा दिखा? स्वच्छ व पारदर्शी। बिल्कुल ऐसा ही कोलाइडी बिलियन के साथ हुआ। कोलाइडी बिलियन को भी जब मैंने प्रकाश के संचरण की दिशा से देखा, मतलब प्रकाश जिस दिशा में गमन कर रहा है उस दिशा से देखा, प्रकाश के संचरण की दिशा से जब देखा मैंने कोलाइडी बिलियन को, तो ये भी मुझे स्वच्छ पारदर्शी दिखाई दिया। तो दोनों बिलियन, चाहे वो वास्तविक है चाहे वो कोलाइडी बिलियन है, दोनों बिलियनों को जब मैं प्रकाश के संचरण की दिशा से देखता हूं तो दोनों बिलियन दोस्तों मुझे स्वच्छ व पारदर्शी दिखाई देते हैं। अच्छा, अब स्टाइल चेंज। दोनों बिलियनों को मैं ऊपर से देख रहा हूं, ये मेरी आंख है। ठीक है, मैं देख रहा हूं दोनों बिलियनों को ऊपर से। ऊपर से मतलब समझ गए होंगे,
प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत। ये प्रकाश ऐसे जा रहा है और प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर से देख रहा हूँ, तो मोनो जे इस विलयन में तो अंधेरा दिखता है ये, क्योंकि यहाँ प्रकाश नीचे से गुजर रहा है, ऊपर उजाला नहीं है। तो जब ऊपर से देखूंगा तो मुझे अंधेरे दिखाई देगा। यहाँ प्रकाश नीचे से गुजर रहा है, पर इसको जब मैं कोलाइड विलयन को प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत देखता हूँ ऊपर से, तो मुझे यहाँ उजाला दिखता है। यहाँ डिफरेंस है, ढंग से देख लो। जब मैं वास्तविक विलयन को प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा से देखता हूँ तो मुझे इसमें अंधेरा दिखता है। अब मैं जब कोलाइडी विलयन को प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर से देखता हूँ तो मुझे उजाला दिखता है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे उजाला दिखता है। ये घटना जो दिख रही है उजाला और दिखने की, ये घटना है टिंडल प्रभाव। ये क्यों हुआ? ये घटना क्यों हुई? मुझे ऊपर उजाला क्यों दिखा? जब मैं इस विलयन को लंबवत दिख रहा हूँ तो मुझे उजाला क्यों दिख रहा है? इसका कारण समझना। अब जो कोलाइडी कण है, कोलाइड विलयन में कोलाइडी कण होंगे कि नहीं होंगे? ये कोलाइडी कण क्या कर रहे हैं? प्रकाश का सभी दिशाओं में फैला रहे हैं। ये प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाते हैं। ढंग से सुनो, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं। तो ऊपर भी प्रकाश पहुंच चुका है, इसलिए मुझे जब ऊपर प्रकाश फैल करके ऊपर भी पहुंच गया तो यहाँ उजाला दिख रहा है। अब ये वास्तविक विलयन है, इसमें बहुत ही छोटे आकार के कण होते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, तो ऊपर से देखने पर यहाँ अंधेरा दिख रहा है। समझ गए? टिंडल प्रभाव की घटना का कारण, यहाँ ऊपर उजाला दिखाई देने का कारण, इसका कारण है, सिंपल शब्दों में कहूँ, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन। मतलब कोलाइडी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाते हैं, जिससे ऊपर वाले भाग में भी उजाला हो जाता है प्रकाश पहुंचने से। तो क्लियर समझ गए होंगे। अब इस बात को हम लिखते हैं, टिंडल प्रभाव। प्रयोग से स्टार्ट करते हैं। अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन, दो विलयन है ना, वह वास्तविक विलयन व कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारते हैं। यही किया है ना, बिल्कुल वो ही लिख रहा हूं जो अपन ने किया है। प्रकाश पुंज गुजारते हैं तो प्रकाश के संचरण की दिशा से, संचरण की दिशा, ये दोनों, ये दिशा हो गई, प्रकाश के संचरण की दिशा से दोनों विलयन कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों? स्वच्छ व पारदर्शी। दोनों विलयन स्वच्छ व पारदर्शी दिखाई देते हैं। नीचे देख लो भले, स्वच्छ व पारदर्शी दिखाई देते हैं। क्लियर? परंतु दोनों विलयनों को प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत देखने पर संचरण की दिशा ये हो गई लंबवत, मतलब ऊपर से देखने पर। प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत देखने पर वास्तविक विलयन में अंधेरा वास्तविक विलयन में अंधेरा लिखा हुआ है, वह कोलाइडी विलयन में क्या दिखता है? उजाला दिखाई देता है। कोलाइडी विलयन में
उजाला दिखाई देता है। क्लियर? आगे लिख सकते हो कोलाइडी विलयन का यह गुण टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसका कारण क्या है? बताया था ऊपर उजाला दिखता है, इसका कारण क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन। आगे लिख सकते हो टिंडल प्रभाव का कारण याद रखने हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन है। क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा टिंडल प्रभाव। अब एक काम करो, पहले आगे बात बाद में करते हैं। बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही नोट करो, डायग्राम सहित कंप्लीट। यहाँ लिख लेना आँख, यहाँ लिखो तो लिख लेना प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश का स्रोत ही तो है टॉर्च, और ये आँख बना रखी है ऊपर मैंने। ठीक है? तो ऐसे कि ऐसे नोट करो, पूरा डायग्राम बना के कंप्लीट फटाफट। कर लिया नोट? अब हमने आज 2 गुण पढ़े, दोनों समझ में आए आपको? दोनों ही बढ़िया गुण थे। एक बात और सुन लो, तो यहाँ पर कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, मतलब प्रकाश को फैलाते हैं। ऐसी घटना, कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को आप सिनेमा हॉल में भी देख सकते हैं। देख सकते हो, जब सिनेमा हॉल में हम पिक्चर देखने जाते हैं तो सामने पर्दे पर प्रोजेक्टर से लाइट गिरती है, प्रकाश गिरता है। हम ऐसे बैठते हैं, सामने पर्दा लगा हुआ है, तो ऊपर प्रोजेक्टर से लाइट आती है, और उस लाइट के बीच में जो धूल के कण आते हैं वो चमकते हैं। चमकते क्यों हैं? क्योंकि वह धूल के कण भी प्रकाश को फैलाते हैं, और जब कोई चीज़ प्रकाश को फैलाती है तो वो चमकती है। धातु चमकती हैं। क्यों चमकती हैं? क्योंकि वो प्रकाश को फैलाती हैं। जब भी कोई चीज़ प्रकाश को फैलाती है तो वो चमकती है। अंधेरे कमरे में, ये घर में देखा होगा, अंधेरे कमरे मान लो कि कोई मोरी है और उसमें से प्रकाश आ रहा है, तो तुम देख सकते हो जो धूल के कण है वो चमकते हुए दिखते हैं। वैसे तो दिखते ही नहीं है वो, पर वो जो चमकते हैं तो हमें दिखते हैं। और दिखने का कारण क्या है? उनका चमकना। तो आप देख सकते हो प्रकाश का प्रकीर्णन की मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। सिनेमा हॉल में देख सकते हो प्रकाश का प्रकीर्णन छोटे छोटे कणों द्वारा, वहाँ धूल के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बंद कमरे में देख सकते हो, अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है तो रास्ते में आने वाले धूल के कण भी चमकते हुए दिखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हुए दिखते हैं। तो हमने दोस्तों आज की वीडियो देखी, एक शानदार वीडियो, एक अच्छी वीडियो। आपको लाइक और कमेंट करने चाहिए इस वीडियो पर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है। सभी स्टूडेंट को आगे हम गुणों को कंटिन्यू रखेंगे, काफ़ी सारे गुण पढ़ने हैं हमको। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट करने में जोर आता है। हम गर्मी में मर रहे हैं और ये लाइक और कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है? अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी पढ़ सकें, ताकि उनसे भी कहिए कि सर वीडियो डालते हैं और आप देखिए। मेरी वीडियो आपको पता ही है सुबह 6 बजे आ जाती है। तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।